हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का 14th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.14। जो भी मेरे चैप्टर के आप लेक्चर देखेंगे वो आपको एक बिल्कुल सीरीज से मिलेंगे। जैसे 4th चैप्टर चल रहा है तो उसके लेक्चर 4.1, 4.2, 4.3 एंड सो ऑन। 5th चैप्टर स्टार्ट होगा तो 5.1, 5.2, 5.3 इस तरीके से उससे आपको उसको चैप्टर को एक ऑर्डर में देखने में हेल्प मिलेगी। और मेरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप 11th क्लास की प्लेलिस्ट में मेरा देख सकते हैं, तो उसमें आपको एक सीरीज से सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। पिछले लेक्चर में भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, लेकिन पिछले लेक्चर में क्या था, जो प्रोजेक्टाइल था उसे हमने अर्थ सरफेस के पैरेलल प्रोजेक्ट किया था। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंकें या किसी बिल्डिंग पर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फेंक दें, ये कंडीशन थी उसमें। तो उस डेरिवेशन का नाम क्या, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। लेकिन आज थोड़ा सा कंडीशन में चेंज है। आज चेंज क्या है कि कोई बॉल रखा है अर्थ सरफेस पर और उस पर कोई किक मारता है, तो जब बॉल को किक मारता है तो वो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, कर्ड पाथ फॉलो करती है। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि उस बॉल का जो पाथ है वो पैराबोलिक नेचर का है। उसके पाथ को हम ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं। पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। किसी प्रोजेक्टाइल के पाथ को हम ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं उसकी। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा। तो आप थोड़ा डायग्राम देखें। डायग्राम देखो क्या होता है। स्टार्टिंग में आप कोई बुक में डायग्राम देख लिए तो ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये बना वो बना लगता है, फिर कैसे याद करेंगे, ये दिक्कत लगता है। तो आपको समझना है, जब डायग्राम स्टार्टिंग से बनाते हैं उस डायग्राम को समझना है, उसको रट्टा नहीं माना। रट्टा मानने से क्या होगा, भूल जाएंगे और समझ में भी नहीं आता जल्दी कि इधर पे ये था भूल गए। लेकिन आप जब कोई भी डायग्राम बनाता है टीचर, तो आप उसे ध्यान से देखें, क्योंकि स्टार्टिंग से वो एक चीज़ बनाएगा बताएगा, तो उसको जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको उस डायग्राम को बनाने में हेल्प मिलेगी। देखिए जैसे मैं आज आपको कराता हूँ तो मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ उसको बताता जाऊँगा, तो आप उन चीज़ों को ध्यान देना। तो उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करना, तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली ये लगेगा कि भाई बड़ा आसान हो गया डायग्राम। स्टार्टिंग में देखने तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन अब इस तरीके को हमने फॉलो करके इसे बड़ा आसानी से बना लिया। ठीक है ठीक। अब क्या है, यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर ये मान लिया ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल एक्सिस बना ली, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब क्या है, यहाँ पर एक बॉल रखी है, मान लो एक बॉल रखी है, तो यहाँ पर एक बच्चा है, कोई छोकरा खड़ा है, मान लिया छोकरा मतलब लड़का और छोकरी मतलब लड़की। तो कोई छोकरा खड़ा है, वो छोकरा क्या करता है, यहाँ से इस बॉल को किक मारता है। जब इस बॉल को किक मारता है छोकरा, तो बॉल कैसे जाती है, इस तरीके से, इस तरीके बॉल इस तरीके से जाती। अब इस तरीके से जा रही, तो इसने तो किक कैसे मारा, इसने तो इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया, यानी कि इस तरीके से इसने इसको किक मारा, तो बॉल को इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी। समझना, देखो एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप उसको ध्यान देना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर्व पाथ फॉलो करता है या सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो उसका किसी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर आपको जानना है, तो आप उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दें, आपको उस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे इसने बॉल को किक किया, बॉल ऐसा जा रहा है, अब कोई बोल रहा है इस पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो भाई ये हो गया। इस पॉइंट पे बोल रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, इस पॉइंट पे बोल रहा है ऐसा। तो आपको क्या है, आपको जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जानना वहीं पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें। और टेंजेंट भी कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे मान लो इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। समझना, आपको इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की कोई
ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है तो ऐसा टेंजेंट, इस पॉइंट पर ऐसा टेंजेंट, इस पॉइंट पर ऐसा टेंजेंट, इस पॉइंट पर ऐसा टेंजेंट। और इसी तरीके से मान लिया अगर ये इस तरीके से घूम रहा है बच्चों क्लॉकवाइज, आपको इस पॉइंट पर डायरेक्शन जानना है तो यहाँ पर ऐसा टेंजेंट, इस पॉइंट पर ऐसा टेंजेंट, इस पॉइंट पर ऐसा, इस तरीके से आप टेंजेंट बनाकर उसका डायरेक्शन, उस पॉइंट पर वेलोसिटी का क्या होगा वो जान सकते हैं। इतना समझ आया? ओके। अब क्या करना है इसमें, ये हमने इतना बना लिया। अब उसने क्या किया, उसने जो बॉल को किक मारा बच्चों, वो थीटा एंगल बना के मारा। अब देखो धीरे धीरे फिल करते जाएंगे, चीजें बढ़ती जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगा ये डायग्राम। तो आपको अगर टेंशन नहीं हो, स्टेप बाय स्टेप समझना है कि क्या चीज़ दिखाया, कैसे दिखाया, तो आपको आसानी से वो चीज़ समझ आ जाए। अब हमने क्या करा, देखो जब हमने इस बॉल को किक मारा, यानी कि इस छोकरे ने इस बॉल को जब किक मारा तो ये बॉल ऐसे जा रही है, फुटबॉल ऐसे जा रही है। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान देने, जब इसने किक किया तो बॉल हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग भी जा रही है और वर्टिकल, क्योंकि बॉल तो ऐसे जा रही है। ऐसे जाने का मतलब क्या, वो ऊपर की तरफ भी जा रही है, ऊपर की तरफ, और आगे की तरफ यानी लेफ्ट टू राइट भी बढ़ रही है। दो तरीके का मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, यानी कि ऊपर भी जा रही, कोई चीज़ ऐसे जा रही तो हम बोल रहे ऊपर भी जा रही और आगे भी जा रही है, यानी कि लेफ्ट टू राइट भी जा रही है। तो इसमें हम बोलते हैं इसमें दो वेलोसिटीज हैं। दो वेलोसिटीज का मतलब एक ऐसी वेलोसिटी है जो इसे ऊपर ले जा रही है और एक ऐसी वेलोसिटी है जो इसे इस डायरेक्शन में ले जा रही है। उसके लिए हमने क्या करा, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व का मतलब होता है स्प्लिट करना, तोड़ देना, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। तो हमने कहा इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये हो गया, इसको बोल दिया हमने u cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये हो गया, इसको बोलते हैं u sin थीटा। देखो मैं अपने डेरिवेशन में आपको एक एक चीज बताऊंगा और उसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस चीज को लेकर एक लेक्चर बना दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब एक चीज है, अब डाउट क्या आता है, डाउट लगता है बच्चों को भाई u cos थीटा लिखा यहाँ, u sin लिखा यहाँ, तो भाई u sin थीटा यहाँ लिख देते, u cos इधर लिख देते। तो बेटा आपको समझना ऐसे है, इसको जैसे मैंने ये फिर से बनाया एक्सिस इस तरीके से। अब मैंने अगर बोला कि अब वही कंडीशन है, डायग्राम वही, सब कुछ सेम कंडीशन, कोई चेंज नहीं, बस मैंने क्या किया यहाँ पर ये वेलोसिटी भी ऐसा बना दिया, लेकिन मैंने एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ना लेकर वर्टिकल के साथ ले लिया, थीटा मान लिया मैंने, ऐसा ले लिया। अब अगर कोई बोल रहा है कि भाई इस u को रिजॉल्व करके दिखाओ, तो हम कहेंगे अभी कर रहे हैं रिजॉल्व। तो हमने इसको लिखा, एक कंपोनेंट ये बना, एक कंपोनेंट ये दो जो कंपोनेंट होते हैं इस u के, यानी कि इस u को दो पार्ट में तोड़ा। और खास बात क्या होती है कि दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि ये कंपोनेंट इसके साथ 90 डिग्री बना, एक दूसरे के साथ 90। तो हमने इसको लिखा u cos थीटा, u sin थीटा। अब लग रहा है यहाँ पे तो cos लिख दिया था हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, sin वर्टिकल के लॉन्ग। अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया cos वर्टिकल के लॉन्ग, ये हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग। तो बच्चों समझना है, वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा लिया ना, तो जिस एक्सिस के साथ थीटा लोगे उसी को हम cos थीटा लिखते हैं, दूसरे को sin थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने थीटा लिया हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसलिए इसको लिखा u cos थीटा, और इसको लिखा वर्टिकल वाले को क्या लिखा, u sin थीटा। यहाँ पर वर्टिकल के साथ थीटा लिखा तो इसे लिख दिया u cos थीटा और इसे लिख दिया u sin थीटा। इसका प्रूफ भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिख दिया, इसका प्रूफ भी है, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ cos थीटा लिखते हैं। cos थीटा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से मतलब नहीं कि आपने दिमाग में सेट कर लिया हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग cos लूंगा, वर्टिकल के लॉन्ग साइन लूंगा, ऐसा कुछ नहीं फिक्स्ड है। आप जहां भी, जैसे आप यहां देख के भी आपको क्लियर होगा, इधर थीटा लिया तो ये cos थीटा, इधर थीटा ले लिया तो ये cos थीटा, ठीक। तो इसको याद रखना। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना बन गया हमारा, तो हम ये बोलेंगे, अब समझना बात को, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग वेलोसिटी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ux,
यानी कि जो हॉरिजेंटल के अलॉन्ग वेलोसिटी है वो क्या हो गई u cos थीटा, जो वर्टिकल के अलॉन्ग वेलोसिटी मैं इसको लिख सकता हूँ u y, यानी कि इस वेलोसिटी की वजह से u cos थीटा की वजह से ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है और u sin थीटा की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो जा तो ऐसे रहा है, बात समझना ऐसा, लेकिन ऐसे जाने पर ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो हम कह रहे हैं ये u cos थीटा इसे लेफ्ट टू राइट ले जा रहा है और ये इसे अपवर्ड ले जा रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब जहां से इस छोकरे ने बॉल को किक मारा होगा और ऐसा जाके जहां ये धरती पे टकराया होगा वहां से वहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेंज। ठीक है, अरे होता ही है गेम में, देखते हैं कौन ज्यादा दूर तक बॉल को किक मार के पहुंचा सकता है। तो मारा कि बॉल ऐसे जाए थोड़ा नीचे से जाए, जहां से किक मारा जहां टकराया और सरफेस से वही डिस्टेंस हम मेजर कर लेते तो रेंज हो गई। इसी तरीके से अगर यहां पर देखें तो ये जो है इस तरीके से ये हमें मैक्सिमम हाइट दिख रही, क्योंकि देखो इस पॉइंट के आगे ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि ये हाइट कम, अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं हाइट कम होती जाएगी। इसके पीछे लाइंस बनाऊं तो ये भी देखो हाइट कम होती जाएगी। इस पॉइंट पर मैक्स है तो इसको लिख दिया h मैक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो फिलअप करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। अब इकट्ठा एक साथ देखेंगे बहुत सारी चीज लिखेंगे तो अरे ये तो बहुत बवाल हो गया, ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो डायग्राम ही खतरनाक लग रहा है, तो घबराना वरना कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पॉइंट देखो, यहाँ पॉइंट ले लिया हमने, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। आप पॉइंट यहाँ ले लो, इससे पीछे ले लो, इधर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं। ये नहीं कि टिप पर ही, जैसे मैंने यहाँ बनाया टिप पर लेना है, इसको यहाँ मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी तो इसको मैंने मान लिया y, यानी कि इस P पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो हाइट है, लेंथ है, वो y होगी, और ये वाली जो ले लिया हमने x, यानी कि वर्टिकल के लॉन्ग इस P पॉइंट की लेंथ कितनी हो गई, हाइट कितनी हो गई y, और हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कितनी हो गई, ये हो गई x। ठीक है, अब आप ध्यान दो, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पहले करवाया था ना पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल वाला, करना वैसा ही, करना हमें वैसे ही। अब देखो क्या करना, मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, ये हमारा u y इक्वल्स टू u साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने इसके लिए यहां पर। अब पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मोशन along horizontal। हॉरिजेंटल के अलॉन्ग मोशन की बात करें तो हम इक्वेशन कौन सी लगाएं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज द जनरल इक्वेशन। अब देखो, जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से किक करा, इस छोकरे ने बॉल को किक मारा, ऐसा गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक पॉइंट ले लिया ये, तो हमने माना ये बॉल जब यहां से यहां पहुंचा, इस पॉइंट से P पॉइंट पे पहुंचा, तो टाइम कितना लगा t, तो हम इस पॉइंट को अभी इनिशियल मानेंगे, इसको अभी फाइनल मानेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन करना है, ये फाइनल वैसे नहीं, वैसे तो बॉल को किक मारा यहाँ पे, क्या ये फाइनल हुआ, लेकिन अभी हम इन दो पॉइंट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा इनिशियल, ये हमारा फाइनल हो। तो जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा तो हमने ऊपर लिखा है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, अब ये तो यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो हॉरिजॉन्टल का लॉन्ग डिस्टेंस ये हुआ। अगर ये यहाँ पहुंचता तो हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ये हुआ था, अगर यहाँ पहुंचता तो हॉरिजॉन्टल का लॉन्ग डिस्टेंस ये बढ़ता जा रहा है हॉरिजॉन्टल का लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन इस पॉइंट पर कितना है ये x, तो मैंने इस s के प्लेस पे लिख दिया x। अब क्या कर रहा है, अब u को किसको लेना है, ये वैसे तो u लिखा है, अब क्योंकि हमने ऊपर लिख रखा है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो सब चीज हम हॉरिजॉन्टल का लॉन्ग लेंगे, तो u जो है इसकी जगह हम लेंगे ux, यानी कि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी, क्योंकि ऊपर लिखा है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो हमने लिखा u, इस u की जगह क्या लिख देंगे, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग वेलोसिटी u cos थीटा, और t की जगह तो t लिख देंगे भाई, देखो टाइम में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ नहीं भाई, ये ऐसे करके यहां से यहां पहुंचा, तो अगर t टाइम लिया तो जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तब भी t टाइम लिखेंगे, वर्टिकल की बात करेंगे तब भी t लिखेंगे। अब +1/2, अब a की जगह क्या लिखेंगे, देखो जब हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, अब बात समझना, देखो
जब हम ये बार बार बोलते हैं हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, वर्टिकल के लॉन्ग, तो इसमें देख के लगता है इसमें कहाँ जा रहा है हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, ना हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तो कहीं दिख नहीं रहा है, ये तो बीच में जा रहा है। भाई क्वेश्चन क्या आता है, लगता है हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तो सीधे चला जाता, वर्टिकल के लॉन्ग बात करें तो ऊपर चला जाता, अब जा तो बीच में ना है, जब बीच में जा रहा है तो फिर क्यों बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, वर्टिकल के लॉन्ग। देखो ये जा तो बीच ही में रहा है, लेकिन हमने क्या करा, इस बीच में जब ये जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ लिया, यानी कि उसको रिजॉल्व कर लिया, यानी कि उसको स्प्लिट कर लिया। तो एक वेलोसिटी यू कॉस थीटा और एक हुई यू साइन थीटा। तो हमने क्या बोला, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग ले जा रही, ये वेलोसिटी वर्टिकल के लॉन्ग ले जा रही, ये बोला। तो इसीलिए अब हम इक्वेशन तो बना सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग अलग, वर्टिकल के लॉन्ग अलग, इक्वेशन बना रहे हैं। ये तो ऐसे ही जा रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग मोशन की, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग इक्वेशन की, तो हम ये मानते हैं, ये अजम्पशंस हैं, ये हमने पहले भी डेरिवेशन में एज्यूम किए थे कि हम ये मानते हैं कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है और ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट जाए, ऊपर से नीचे, ग्रेविटी सेम रहेगी। देखो क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है कुछ हाइट पर, तो ग्रेविटी की वैल्यू में वेरिएशन आता है, जो आप आगे बढ़ोगे किसमें, ग्रेविटेशन चैप्टर में। लेकिन यहाँ क्यों मान रहे हैं, यहाँ इसलिए मान रहे हैं कि भाई किसी बॉल को किक करा या कोई चीज़ ऊपर जा रही है, इस तरीके का पाथ फॉलो कर रही, तो वो 1 किलोमीटर, 2, 4, 6, 10 किलोमीटर जाएगी, 20 किलोमीटर चली जाएगी, ऐसे 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर थोड़ी चली जाएगी। तो जितने डिस्टेंस पे वो जाएगी उतने डिस्टेंस पर जी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, मतलब हम उस जी को कांस्टेंट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है, हम एक्सेलरेशन की जब अभी बात करेंगे तो उसको समझना है पहले एक्सेलरेशन से, कि हम ये मानेंगे कि एयर प्रेजेंट नहीं है एटमॉस्फेयर में, मानेंगे कि भाई इसने बॉल को किक किया होगा तो सांस तो ले ही रहा होगा। तो अब मान रहे हैं कि एयर प्रेजेंट नहीं, मानने तो कुछ भी मान लो ना, तो मान लिया कि एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आप ही मत सोचने कि सांस कैसे ले रहा है, अब उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है, वो कैसे ले रहा हो, ठीक है, चाहे वो कंधे पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के सांस ले रहा हो, वो उससे मतलब नहीं, वो कुछ भी कर रहा है। हमें ये देखना है कि उसने किक मारा, उसके चारों तरफ एयर प्रेजेंट नहीं, ठीक है। अब जब चारों तरफ एयर प्रेजेंट नहीं, तो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग जाएगा तो एयर ही उसकी वेलोसिटी में चेंज लाती। अब एयर प्रेजेंट है नहीं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा नहीं, जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी में जब कोई चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो। तो इसीलिए हम इस एक ही जगह पर जीरो पुट कर दें और टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। तो ये लिखा x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और ये कर दिया टी। तो टी किसके बराबर हो गया, x अपॉन यू कॉस थीटा, ये आ गया। इतना समझ आया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल, ठीक है, मोशन अलोंग वर्टिकल। अब वर्टिकल की बात कर ले, फिर यही इक्वेशन हमारी यही रहेगी। अब s की जगह क्या लिखेंगे, y, समझ में आई। s की जगह क्या लिखेंगे, y, क्योंकि इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है तो वर्टिकल के अलोंग कितनी हाइट है, y। उसके बाद u के प्लेस पे क्या लेंगे, वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी, तो वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी कितनी, u साइन थीटा, तो लिखा u साइन थीटा। t की जगह लिख देंगे t, बढ़िया है। अब समझना, प्लस 1/2। अब a के प्लेस पे, अब नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी लग रही, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है ग्रेविटी लगती, ऊपर से नीचे आ रहा है ग्रेविटी लगती। तो जब नीचे से ऊपर जाता तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती, क्या होती, कम होती, क्योंकि उसमें डी एक्सेलरेशन हो रहा होता। समझना, ऊपर से नीचे आता ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती, नीचे से ऊपर जाता तो कम होती। जब इसलिए ऊपर से नीचे जब ऑब्जेक्ट आता, ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट जा रहा होता है या गिर रहा होता है तो जी लेते पॉजिटिव में, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव में, क्योंकि स्पीड अप हो रहा है। नीचे से ऊपर जब वो ऑब्जेक्ट जाता तो उसकी वेलोसिटी होती कम, यानी कि उसमें रिटार्डेशन, जब रिटार्डेशन हो रहा होता है तो ए को कैसे लेते, नेगेटिव में। अब अर्थ के एक्सेलरेशन ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी कैसे लेंगे, नेगेटिव, माइनस जी लिखे और टी की जगह लिख दे टी स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल्स टू यू साइन थीटा। अभी t की जगह ये लिख देंगे, ऊपर से क्या, x अपॉन
u cos थीटा। इस t की वैल्यू, ये t लिखा ना t, इस t की जगह ये लिखा रखा एक्सप्रेशन, इसीलिए हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग पहले इक्वेशन बनाया ताकि t का एक्सप्रेशन बन जाए, उसको हम वर्टिकल में फिट कर दें। अब ये माइनस ये प्लस तो हो जाएगा माइनस g/2 और t की जगह ये लिख दो x। अब क्योंकि t का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर u का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये u से u कट्टा हो गया। अब देखो साइन अपॉन कॉस 10th में पढ़ा, तुम्हें याद है कितना होता है, tan थीटा, ये लिख दिया मैंने tan थीटा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा, और x को पहले लिख दिया। देखो ऐसा है ना, मैं को बता दूं क्या था, मैं देखा है कि बायो वाले बच्चे बड़ा कभी कभी, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी होते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि अरे ये फिजिक्स ले लिया, कई बार मैथ्स के बच्चे उन्हें बोलने लगते तुमने तो फिजिक्स ले लिया है और क्या कहते हैं मैथ्स लिया नहीं है, तुम्हें तो मैथ्स लेनी चाहिए, अब तुमसे फिजिक्स अच्छी नहीं हो पाई। देखो ऐसा कुछ नहीं सोचना, 11th 12th की जो फिजिक्स है उसमें जो मैथ यूज होती है वो बहुत ही 10th तक की मैक्सिमम यूज होती है, और जो 11th 12th का आता है वो बहुत थोड़ा, ऐसा थोड़ी कि पूरी की पूरी 11th 12th की मैथ जो है फिजिक्स में घुसी हुई है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अब तो उनको याद कर लो, और ज़्यादा भी नहीं है। अब 10th तक इतनी चीज़ें पढ़ी, इतने फॉर्मूले पढ़े, वॉल्यूम और ये सरफेस एरिया और क्या क्या पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। तो अगर 8-10 फॉर्मूले आ जाते हैं 11th में 12th में, नए तो नहीं याद करने में क्या दिक्कत है, वो उनको याद कर लो, काम हो जाएगा। पर ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि बहुत टिपिकल फॉर्मूले आ गए 11th 12th की फिजिक्स में, 11th 12th की मैथ से उठ के तो बोले हम कैसे समझें, कुछ नहीं, 2-4 आते हो ना याद कर लो। जैसे मैं बता रहा 5-10 से ज़्यादा होंगे नहीं 11th में, बहुत हो गए तो 5-10 12th में मान लो, तो कितने हो गए 20 टोटल बता रहा हूँ। ज़्यादा 20 का भी नंबर नहीं हो सकता, 15 ही, अगर टोटल कैलकुलेट करो 15 ही होंगे, तो उन 15 को पढ़ लो, सिर्फ 15 ही तो हुए। अब 11th 12th में 15 हो गए और बाकी तो सब 10th का ही आना है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब क्या हो रहा है, जी को ऐसे लिखा, यहाँ लिख दिया 2 और ये लिखा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और हमने कर दिया x स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। तो जैसे ही एक्सप्रेशन आया बस सीधा लिखना है दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हेंस प्रूव्ड। अब कैसे बच्चों, इस टाइप का जो ग्राफ बनता है पैराबोला की जनरल इक्वेशन, जिस तरीके का ये हमने ग्राफ बनाया है इस टाइप का ये ग्राफ बनता है, तो उसकी जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। अब इधर देखो, अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो देखो y के प्लेस पे मैं यहीं लिख देता हूं, उस इक्वेशन को भी यहां लिख देता हूं, y इक्वल्स टू ax मैंने यहां लिख दिया माइनस bx स्क्वायर, ये है bx स्क्वायर, वही लिख रखा। अब y की जगह y, x की जगह पर ये x है देखो, और a की जगह ये है, a कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट क्योंकि tan थीटा है कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है इसमें, b की जगह ये आ जाता है पूरा, और x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जैसी एक्सप्रेशन आता है ये वाला आपको लिख देना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हेंस प्रूव्ड। यही हमने इसमें प्रूव करना था कि जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करेगा वो पैराबोलिक नेचर का होगा। इसमें और भी रिलेटेड टर्म है, जैसे इसमें निकालना पड़ता है हमें ये रेंज कितना होगा, इसका फॉर्मूला, इसकी हाइट का फॉर्मूला कि कितना हाइट होगा, और इस पॉइंट पर है तो वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पर, यानी कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो इससे रिलेटेड टर्म्स हम करेंगे, टाइम ऑफ द फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत चीज़ें आसान है, उसे समझना है आपको, अगर समझ के आप पढ़ेंगे तो वो आपको आसान लगने लगे, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़े, बिल्कुल टेंशन ना ले कि फिजिक्स है समझ में नहीं आती ऐसा वैसा है, इन बातों पे ध्यान दें। आपने साइंस लिया तो आप आसानी से अच्छे से कर सकते हैं, जब 10th में आपके नंबर आ गए, 10th में आपने पढ़ा तो आप 11th 12th में भी अच्छा कर सकते हैं। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।